मेरा नाम रूही है। मुझे घर में एक खत मिला जिसमें मेरे देवर ने लिखा था कि भाभी, मैंने आपके सारे जेवर और माँ के नाम पर जो घर था वो बेच दिया है। अब मुझे अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना है। अब आप लोग कैसे जिएंगे, आप लोग देख लीजिए। अब से आप लोगों का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। जब वो खत मैंने पढ़ा तो मैंने हिम्मत हारने के बजाय हौसला बुलंद करके कहा, ठीक है सर, तुम अपना हिस्सा जबरदस्ती छीन कर ले गए, लेकिन मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। मैं भी बता दूंगी कि मेरे शौहर उस्मान के प्यार में कितनी ताकत है। ये सोचकर मैंने उस खत को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तब मेरी नंद समिया ने वो खत उठाया और अपनी माँ को पढ़कर सुनाया। मेरी सास ने जब अपने बेटे की सारी सच्चाई सुनी तो बेहोश हो गई। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। छोटे बेटे के धोखे की वजह से वो अब टूट चुकी थी और गम में वो कमजोर हो गई थी। उन्हें थोड़ी सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर दिन भर की थकावट और तमाम काम निपटाने के बाद मैं सोई हुई थी। तब अचानक मेरी नंद समिया ने मुझे जगाया और कहा, भाभी देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। सुबह तक तो ठीक थी, लेकिन अचानक उनके पेट में तेज दर्द होने लगा है। मैं दौड़ते हुए सास के पास पहुंची तो देखा वो दर्द से कर्रा रही थी। फिर मैंने अपनी नंद समिया से पूछा कि माँ ने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाना खाया होगा। समिया ने कहा, हाँ, माँ ने कल रात की बची हुई रोटी खाई थी। मैंने माँ जी को पेन किलर देने के बाद समिया को डांटते हुए कहा, तुम जब जानती हो कि माँ को बासी खाना ठीक से हजम नहीं होता तो तुमने उन्हें खाने क्यों दिया। समिया बोली, मैंने माँ को मना किया था। फिर भी माँ नहीं मानी और बोली, मेरी बहू इतनी मेहनत से कमाती है तो मैं खाना जाया कैसे होने दूं। समिया की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। शौहर के जाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से शौहर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी, फिर भी कुछ कमी रह जाती थी। मेरे घर में मेरी नंद समिया, मेरी सास और मेरा एक देवर सैफ रहता था। शौहर के जाने के बाद मैंने उन लोगों को उस्मान की कमी महसूस होने नहीं देने का अहद किया था। अगर मेरे शौहर ने मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में मुझे अपने खानदान का ख्याल रखने का नहीं कहा होता तो मैं शौहर के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसीलिए शौहर के दफ्तर में मेरी नौकरी लग गई। मेरे दफ्तर में हसन नाम का लड़का भी काम करता था, जो मेरे काम में काफी मदद किया करता था, पर मैं अपने काम से काम रखती थी और उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन हसन मेरी बहन से मिला और उनसे कहा कि मुझे रूही पसंद है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि रूही बेवा है। मेरी बहन उसकी पूरी बात सुने बगैर कहती है कि मेरी बहन बेवा है तो क्या हुआ, क्या उसका दोबारा जीने का कोई हक नहीं है। अगर मेरी बहन बेवा ना होती तो क्या तुम उससे मोहब्बत करते। अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो तुम पीछे हट रहे हो। हसन बीच में ही रोक कर कहता है कि अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर रूही मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। इतना कुछ सुनाने से पहले क्या तुमने अपनी बहन से पूछने की कोशिश की। बहन बोली, तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए प्यार की घंटी बज गई है ना, तो अपनी बहन के दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत की घंटी मैं बजाकर ही रहूंगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते। घर में 2-3 दिन रहने के बाद मेरी बहन को पता चल जाता कि मेरी सास, नंद और देवर मुझसे झूठा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक मैं हूँ जो इनका ख्याल रख सकती हूँ और पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मेरी बहन मेरे ससुराल वालों की हकीकत बताने की कोशिश करती है और हसन से शादी करने के लिए भी मनाती है, मगर जब मैंने ये बात सुनी तो उसे मना कर दिया। मेरी बहन सोचने लगी कि मुझे कैसे मनाए हसन से शादी करने के लिए। इसी दौरान मेरी बहन में न जाने कब नींद आ जाती है। काफी देर से सोने की वजह से मैं उसे जगाती हूँ। मैं बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, आज तुम उठने में बहुत देर कर रही हो। बहन बोली, हाँ ठीक हूँ, रात में देर से सोई थी इसीलिए उठने में देर हो गई। अच्छा छोड़ो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, हाँ बोलो। वो बोली, प्लीज आप बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, हसन कैसा लगता है। मैं बोली, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी मदद भी बहुत करता है, मिजाज का भी अच्छा ही है, नर्म दिल वाला है, दफ्तर में सबकी मदद करता है, अच्छा लड़का है। इसी दौरान मैं वहां बाइक से हसन आ जाता है। उसको अचानक देखकर मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, क्योंकि हसन यहाँ नहीं रहता था। मैं उससे पूछती हूँ, अरे आप यहाँ। हसन बोलता है, हाँ इधर कुछ काम था इसीलिए मैं इधर आया हूँ। फिर मैं उसे घर ले आती हूँ, सबसे मिलवाने लाती हूँ। मेरी बहन तब तक चाय बनाकर ले आती है, मगर हसन का घर आना मेरी सास को पसंद नहीं आता। ये बात मैं नोट कर लेती हूँ, मगर हसन सबसे अच्छे से मिलता है। वो माँ जी को सलाम करते हुए कहता है,
आंटी जी, न जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की तस्वीर नजर आती है। बचपन से यतीम हूँ, जब आपको देखा तो माँ याद आ गई। लेकिन मेरी सास को ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये देखकर मैं ज्यादा देर तक मदन को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी और ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगी कहकर हसन को चलने के लिए बोल दिया। घर से निकलने के बाद मैं पैदल चलने लगी। तब हसन कहता है, मैडम जी, अब इतना अजनबी कर दिया कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलेंगी। मैं कहने लगी, ऐसी बात नहीं है हसन, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो कहने लगा, अरे लोगों का क्या है, उनका काम तो है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। वैसे भी लेट तो हो ही गए हैं, आपकी बस भी निकल गई है, दूसरी बस के लिए वेट करना होगा, ऑफिस पहुंचने में आपको लेट हो जाएगा। और पता है ना, बॉस आज जल्दी आने के लिए कह रहे थे, इसीलिए आपके पास मेरे साथ बाइक पे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हसन बाइक रोक चुका था और मुझे उसके साथ मजबूरी में बैठना पड़ा। ये देखकर आसपास वाले लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और किसी का कत्ल कर कर जा रही हूँ। मेरे उदास चेहरे को हसन शीशे में देख लेता है तो मुझे हंसाने के लिए एक लतीफ़ा सुनाता है। लतीफ़ा सुनकर मैं खिलखिला कर उठती हूँ। मुझे खुश देखकर वो खुश हो जाता है। तब तक हम दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस में हम दोनों को साथ में आते देखकर वहां के स्टाफ और हमारे साथियों को आज बात करने का मौका मिल गया। वो सब तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। हसन मेरी बहन को दफ्तर वाली बात फोन करके बता देता है। वो मुझे फोन करती है। मैं घर के बारे में पूछकर अपने आप को मसरूफ बताकर फोन काट देती हूँ। हसन अपने काम में लग जाता है ताकि मुझे ये ना लगे कि वो मेरे पीछे ही पड़ा है। हसन मुझे खोना नहीं चाहता। वो जान गया था कि मेरी मोहब्बत की कहानी आसान नहीं है। उसे बहुत सारी इम्तिहानों से गुजर कर ही मुझे पाना होगा। जब मैं दफ्तर से निकलती हूँ तब हसन मुझे बाइक पर बैठने के लिए कहता है, मगर मैं इनकार करके आगे बढ़ने लगती हूँ। हसन मेरे पीछे पीछे जाने लगता है। तब मैं कहती हूँ, ये क्या कर रहे हो हसन साहब? वो कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ, सब लोग देख रहे हैं। वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ, पर मुझे पड़ता है। हसन कहता है, तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूं? मैं गुस्से से कहती हूँ, अच्छा अब तुम ब्लैकमेल करोगे? वो कहता है, हाँ करूंगा, जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन जाती। ये सुनकर मैं मुस्कुराकर उसकी बाइक पर बैठ जाती हूँ। हसन मुझे पार्क में एक शानदार जगह पर ले जाता है। मुझे वो जगह बहुत पसंद आती है। वही तालाब के किनारे बैठकर हम दोनों बातें करने लगते हैं। मैं हसन से कहती हूँ कि तुम आज अपने बारे में बताओ। हसन ने कहा, रूही, मैंने अपने बारे में क्या कहना है, कभी माँ बाप का चेहरा देखा नहीं। यतीम खाना मेरा घर है, वहाँ के लोग मेरे सगे रिश्तेदार नहीं हैं। मैं पढ़ाई में तेज था, वहाँ के बाबा ने मुझे पढ़ाने बाहर भेजा, फिर नौकरी, फिर तुमसे मुलाकात। आगे अब यही सोच रखा है कि यतीम खाने के लिए कुछ कर सकूं। उस दिन मैंने हसन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और फिर घर आ जाती हूँ। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। मेरी नंद दरवाजा खोलती है। यही वक्त था कि एक अजनबी इंसान घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में कोई कागज था। मेरी नंद पूछती है, जी आप कौन? वो घर के पेपर दिखाकर कहता है, सैफ ने ये घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर मेरी सास को चक्कर आ जाता है और वो लड़ खड़ा कर गिर पड़ती है। जब तक मैं अजनबी से कहती हूँ कि प्लीज हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, फिर हम लोग ये घर खाली कर देंगे। अजनबी हमें 10 दिन की मोहलत देकर इस घर में गुजारने देता है और कहता है कि इसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना ही होगा। तब एम्बुलेंस आ जाती है और मैं माँ जी को अस्पताल ले जाती हूँ। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखकर कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं, आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं या चाहें तो इन्हें आज रात भी इसी अस्पताल में रख सकते हैं। मैंने माँ जी को अस्पताल में रखना ही सही समझा, क्योंकि रात में अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं वहां रुककर अपनी नंद को घर भेज देती हूँ और अच्छे से समझा देती हूँ कि घर को अच्छे से लॉक करके सोना। मैं सुबह माँ को लेकर घर आऊंगी। नंद को भेजने के बाद मैं माँ के पास बैठकर सोचने लगती हूँ कि अब मैं कैसे ये सब कुछ अकेले करूंगी। मुझे घर भी ढूंढना होगा, माँ का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं यही सोच रही होती हूँ तभी हसन की आवाज़ मेरे कान में पड़ती है। मैं थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ। मुझे अच्छा लगने लगा था वो। फिर भी अपने जज्बात छुपाते हुए कहती हूँ, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? जब जान गए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अस्पताल में ज्यादा लोग आने की इजाजत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे सवालों का ढेर लगा देती हूँ। तभी हसन बोलता है, बस करो, मैं जा रहा हूँ वापस। और वो जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी मैं कहती हूँ, आए हो तो
माँ से बगैर मिले चले जाओगे? मैं मैं दिल में सोच रही होती हूँ कि ये गलत हो रहा है। मैं हसन के साथ ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं तो सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। क्या हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। ये सब सोचते हुए मैं माँ के कमरे तक पहुंच जाती हूँ और उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार करती हूँ। इतने में नीचे से हसन आ जाता है और कहता है, मैंने सारा बिल दे दिया है, अब चलो माँ जी को घर ले चलते हैं। मुझे ये सुनकर जोर का गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, अब बस भी कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ ये सब। अब आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो बिल चुकाया है, लीजिए वो पैसे, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल के स्टाफ और माँ भी देखने लग जाती हैं कि ऐसे में हसन से क्यों बात कर रही हूँ। हसन कहता है, एक दोस्त के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं एक दोस्त की मदद करूँ। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा। फिर घर पहुँचकर हसन मेरी सास से कहता है, माँ जी, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने ख़ानदान की ख्वाहिश होती है। हसन बोलते बोलते रोने लगता है। मैं आप लोगों को अपना कर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपके बेटे की जगह कभी नहीं ले पाऊंगा, पर मैं उसकी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं हाथ जोड़कर आपसे रूही का हाथ अपने हाथ में मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी सास कहती हैं, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि रूही का दोबारा घर बस जाएगा, मुझे तुम जैसे बेटे का भी साथ मिल जाएगा। पर मैं अपना फैसला सुनाने से पहले रूही की इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर रूही इस रिश्ते से खुश है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तब मैं कहती हूँ, मुझे इस रिश्ते से इनकार है, मैं जैसी हूँ इस हालत में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तभी मुझे मेरी बहन भी समझाती है, मगर मैं सुनने को तैयार नहीं होती। तब हसन कहता है, आखिर वजह क्या है तुम्हारे इनकार की? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। ये बात नहीं है हसन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मगर हमारे ये माशरा हम दोनों के प्यार को गलत नज़रों से देखेगा। तुम्हें जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे कि तुमने एक बेवा से शादी की है। अगर कोई लड़का लड़की प्यार करके शादी कर लेता है तो माशरा उसे ताने देने से नहीं रुकता। फिर हमारी बात तो बिल्कुल ही अलग है। एक बेवा को प्यार करने की इजाज़त नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का हक नहीं है। मेरी जिंदगी में तन्हाई है और शौहर की यादें हैं। बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ शौहर की यादों के साथ। मुझे खुश होकर शौहर की यादों के साथ जीना है। इससे ज़्यादा खुशियों की मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि शौहर के जाते ही मेरी सारी खुशियाँ रूठ गई हैं। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। मैं कल ही सबको लेकर इस शहर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब घर तो बचा ही नहीं है कि मैं इस घर में रह सकूं। अब अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से दूसरे शहर चली जाऊं और तुम भी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ सको। हाँ, अगर कभी इस दोस्त की याद आ जाए तो मिलने ज़रूर आ जाना। ये कहकर रूही अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि हसन से नज़रें मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। हसन भी रोते हुए इस घर से निकल जाता है। मेरी बातें उसे याद आने लगती हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगता है। मुझसे दूर होने से उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता, पर करे तो क्या करे, जबरन भी शादी तो नहीं कर सकता था। उसे अच्छा नहीं लगता था। तब उसे मेरी बहन फ़ोन करती और कहती है, सच में आप मेरी आपी से शादी करना चाहते हैं? हसन बोलता है, अभी भी तुम्हें शक है? मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बहन कहती है, पर मेरी बहन समझे तब ना, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे तो मैं तुम्हें कॉल किया। ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब मैं बॉस को अपना इस्तीफे के बारे में बताती हूँ। बॉस जब वजह पूछते हैं तब मैं अपने देवर के बारे में सब कुछ बताती हूँ कि कैसे वो धोखे से घर बेच देता है और मुझे इस घर में रहने की बस कुछ दिनों की ही मोहलत मिली है। बॉस कहते हैं, तुम दूसरे शहर में सब कुछ कैसे करोगी? कंपनी की तरफ से स्टाफ क्वार्टर मिलता है, तुम और तुम्हारा खानदान आराम से वहाँ रहो। हसन को भी कंपनी दूसरे शहर भेज रही है, तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी फौरन सब ठीक नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हारा इस्तीफा मैं कबूल नहीं करता। बॉस की पूरी बात सुने बगैर ही मैं हसन से मिलने जाती हूँ। तब तक हसन वहाँ से निकल चुका होता है। मैं हसन को फ़ोन लगाती हूँ पर फ़ोन नहीं लगता। घर में आने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं हसन से बात करना चाहती हूँ मगर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, पर मैं क्या करती। हसन को फ़ोन लगाते लगाते बगैर कुछ खाए पिए ही वहाँ रूम में बंद करके सो गई।
दूसरे दिन मैं सुबह उठकर घर से निकल जाती हूँ और सोचती हूँ कि पहले मैं हसन से मिलूंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। हसन के घर पर वो मुझे नहीं मिलता, कॉल करती हूँ, कॉल भी नहीं लगती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हसन गया तो गया कहाँ। कॉल भी नहीं लगती। मुझे बहुत फिक्र होने लगती है कि हसन कहाँ गया है। ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर आने के बाद फिर से उसे कॉल करती हूँ। फिर मैं परेशान होकर घर से उसे ढूंढने निकल पड़ी, वो सारी जगह जहाँ जहाँ मैं हसन के साथ गई थी, पर वो कहीं नहीं मिला। बॉस को फ़ोन किया, वो कहने लगा हाँ रूही बोलो। मैंने बॉस से कहा सर आपकी हसन से बात हुई थी क्या? कल से ट्राई कर रही हूँ, उनकी कॉल नहीं लग रही। बॉस कहने लगे नहीं रूही, मुझसे बात नहीं हुई उसकी। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया उसने। मुझे हसन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो प्यार करता था मुझसे। ये सब कुछ सोचकर मैं रोने लगी और जोर जोर से कहने लगी कहाँ हो तुम हसन, वापस आ जाओ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। पर हसन वहां नहीं आया। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक कर घर वापस आ जाती हूँ। मैं रात भर रोती रहती हूँ और उसकी सलामती की दुआएं मांगती रहती हूँ। दूसरे दिन तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं जाती। मेरी बहन, नंद और माँ जी तीनों किसी शादी पर जाने के लिए मुझसे कहती हैं, मगर तबीयत न ठीक होने की वजह से मैं शादी में जाने से इनकार कर देती हूँ। कुछ घंटों बाद मेरी बहन का फोन आता है कि जल्दी से मैरिज हॉल आ जाओ, हसन भैया का पता चल चुका है कि वो कहाँ है। मैं बगैर कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ते हुए मैरिज हॉल पहुंच जाती हूँ। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। हसन वहां किसी और से शादी कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। दौड़कर उसके पास गई और जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं 2 दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रहे हो। 2 दिन से फोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, खुदा से सलामती की दुआएं करती रही, और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। मैं बोलती जा रही थी और बच्चों की तरह रोई जा रही थी। ये सब जज्बाती मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में हसन के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। कब से हसन मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हसन मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहता है, चुप हो जाओ, एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं क्या करता? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता और तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरे को तो देखो, ये कौन है? मैं घूंघट उठाकर देखती हूँ तो उस घूंघट के अंदर बॉस नजर आते हैं। ओह, ये सब तमाशा था और आप सब ने मिलकर ये तमाशा प्लान किया और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तब मेरी बहन बोलती है, जी ये सब तमाशा था और ये मेरा ही प्लान था। मैंने और हसन ने मिलकर ये प्लान बनाया था और सबको इस प्लान में शामिल किया था। ये अच्छा है, अब आप दोनों शादी कीजिए, मैं तो चलती हूँ। ये सुनकर हम सब हंसने लगे और मैं उसी वक्त हसन से शादी कर ली, क्योंकि मैं ये हकीकत जान चुकी थी कि वो भी मुझसे बेहद प्यार करता है और अब मैं भी उससे प्यार करने लगी थी।